सिद्धि हिंदी विद्यालय और इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी पुनः आप सभी विद्यार्थियों का एक बार स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय लेकर पुनः एक बार आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार। उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो पर वो हमें हरा नहीं सकती। इन कठिन और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए हम जिन परिस्थितियों से गुजरते वो परिस्थितियों का सामना करके हमें परिस्थिति को हराना है और उस परिस्थिति को हराने में हमारा सहयोग करने वाले भगवान को हम कैसे भूलेंगे। तो 1 मिनट की मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद आप लोगों को मालूम है कि हमारा लेसन 5वां चल रहा है, गरीबी। और गरीबी के अंतर्गत बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। फिर भी हमने जो सीखा उसके बारे में गरीबी का अर्थ देखा, गरीबी के स्वरूप परंपरागत और आधुनिक, गरीबी के प्रकार निरपेक्ष और सापेक्ष, गरीबी रेखा का अर्थ, गरीबी के कारण, उसके बाद गरीबी दूर करने के उपाय हमारे चल रहे थे। और उन उपायों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना, छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना, असंगठित क्षेत्र का विकास करना, उचित कर नीति का उपयोग करना, 5वां मानव पूंजी निवेश में वृद्धि करना, उचित कीमत पर वस्तु और सेवाएं प्राप्त करवाना और रोजगार लक्षी कार्यक्रम। रोजगार लक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत जो अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए उन कार्यक्रमों की यदि बात करूं मैं तो पेज नंबर 61 पर चले जाइए कि संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम हमने देखा, वैतनिक रोजगार के कार्यक्रम हमने देखे, उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में देखा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के बारे में हमने देखा। उसके बाद 8वां जो मुद्दा है वो हमने आवास योजना का भी मुद्दा हमने देख लिया था। अब जो 9वां मुद्दा है 62 नंबर पेज पर वो सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम या सामाजिक सुरक्षा की योजना, उनके मुद्दे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसमें पहला मुद्दा कि ये योजना क्यों चालू की गई, पहला वाक्य प्रयोग आपको अगर लिखना है तो कि भारत में गरीबी घटाने की व्यूह रचना के फलस्वरूप विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चालू की गई। अर्थात भारत में पहला वाक्य प्रयोग कि गरीबी घटाने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई। दूसरा कब चालू की गई तो कि 9 मई 2005 अटल पेंशन योजना के रूप में ये योजना अमल में लाई गई। पहला वाक्य प्रयोग गरीबी घटाने के लिए। दूसरा कब 9 मई 2015 के अंतर्गत नाम क्या रखा तो कि APY अटल पेंशन योजना। चौथा मुद्दा कि इस योजना के अंतर्गत कौन सी उम्र के लोगों का समावेश होता है तो आपको लिखना है कि सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष 18 से लेकर 70 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों का इसमें समावेश किया जाता है। क्या थी व्यवस्था इस योजना की तो किताब में देखो तो 18 से 70 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को 12 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा और वार्षिक 300
रुपये के प्रीमियम में 2 लाख रुपये का जीवन बीमा देने वाली ये योजना मानी जाती है। अर्थात 12 रुपये पर 2 लाख और 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा देने के लिए ये योजना चालू की गई। उसके अलावा कृषि क्षेत्र में किसानों की फसल नष्ट होने के जोखिम से रक्षण देने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY नामक योजना की शुरुआत की गई। उसी क्रम में जो 10वीं और अंतिम योजना है वो योजना का नाम है जनधन योजना। ये जनधन योजना का परिचय आप लोगों को दूँ उससे पहले एक हल्की सी घटना आपको बता दूँ। नोटबंदी अगर आप लोगों को मालूम है तो नोटबंदी की जो परिस्थिति है उन परिस्थिति को संभालने के लिए भारत सरकार ने देश में प्रत्येक लोगों के खाते खुलवाने के लिए इस जनधन योजना या प्रधानमंत्री जनधन योजना नामक योजना की शुरुआत की और लगभग आप सभी विद्यार्थियों के जो खाते खोले गए वो खाते इसी योजना के तहत खोले गए। अगर मैं न भूलूँ तो फिर भी ये योजना इम्पोर्टेंट और IMP सवालों में से एक सवाल माना जाता है। अब इसके बारे में सर अगर हमें लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो उसमें पहला मुद्दा ये योजना क्यों चालू की गई, तो किताब के अंतर्गत दिया है कि मौद्रिक समावेशीकरण के द्वारा, मतलब मौद्रिक समावेशीकरण मतलब मुद्रा की नीति के द्वारा देश में गरीबी के ऊपर चोट करने वाली ये भारत के इतिहास की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। एक पहला मुद्दा कि गरीबी पर चोट करने वाली ये मतलब जो ये महत्वपूर्ण इसलिए कि पहले जो घपले होते थे ऊपर से सरकार पैसे भेजती थी और लोगों के हाथ में नहीं आते थे, वो अब डायरेक्ट योजना के तहत पैसे अब लोगों के खाते में आने लगे। अर्थात गरीबी को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। एक मुद्दा। दूसरा इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो 28 अगस्त 2014 के दिन इस योजना की शुरुआत की गई। पहला, ये भारत की गरीबी घटाने वाली सबसे महत्वपूर्ण योजना। दूसरा, 28 अगस्त 2014 के दिन ये योजना की शुरुआत हो गई। तीसरा, कितने खाते खोले गए, तो आप नहीं मानोगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला आंकड़ा है कि भारत में 1.5 करोड़ लोगों के खाते खोले गए और 8 जनवरी तक उसकी संख्या 12.58 करोड़ जितनी हो गई। मतलब इस योजना के अंतर्गत पहले दिन 1.5 और ये योजना आगे बढ़ते बढ़ते 12.58 करोड़ जितने लोगों के खाते खोले गए। और कितनी राशि जमा हुई इस योजना के अंतर्गत, तो ऐतिहासिक आंकड़ा है कि इस योजना के अंतर्गत बैंकों में 10,590 करोड़ रुपए की जमा राशि इस योजना के अंतर्गत बैंकों में जमा हुई। प्रति आगे का मुद्दा जन धन योजना के लक्षण, तो इस योजना के अंतर्गत प्रति जनसंख्या बैंकिंग सेवा का प्रमाण बढ़े और प्रादेशिक असमानता घटाना इसका मुख्य मतलब उद्देश्य क्या था कि भाई बैंकिंग की सेवा का प्रमाण बढ़े और प्रादेशिक असमानता का प्रमाण जो है वो कम हो जाए, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और सरकार द्वारा गरीब परिवारों को दी जाने वाली सहायता सीधे उनके खाते में जमा हो, ये इस योजना का मतलब 2 उद्देश्य, एक प्रादेशिक असमानता घटाना और गरीबों को मिलने वाली सहायता उनके खाते में हो, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। विशेषता की बात यदि करूं तो इस जनधन योजना की मुख्य विशेषता ये थी कि इस योजना के अंतर्गत 0 बैलेंस पर लोगों के खाते खुलवा सकते हैं और 5 महीने के बाद उसमें आपको 5,000 तक का और ड्राफ्ट भी प्राप्त हो सकता है, ऐसी ये योजना थी। इस योजना में 26 जनवरी से पहले खाता खुलवाने वाले लोगों को जीवन बीमा का भी लाभ मतलब देने की घोषणा सरकार ने की थी। प्रधानमंत्री जनधन
समूह योजना द्वारा मूलभूत रूप से समावेशित सर्वग्राही योजना मानी गई। और दूसरे शब्दों में इसको अगर कहे तो ये माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म ऋण बैंकिंग सुविधा की जड़ को गरीबी को जड़ से दूर करने के लिए भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण योजना मानी जाती थी। इसी प्रकार ये योजना के साथ हमारा ये जो 5वां गरीबी का लेसन चल रहा था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब थोड़े स्वाध्याय को देख लेते हैं। पेन और बुक लीजिएगा और जो स्क्रीन पर है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको ये प्रश्नों के उत्तर आगे के वीडियो में से ढूंढने रहेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों को भोजन में न्यूनतम दैनिक कितने कैलोरी निश्चित की गई, ग्रामीण लोगों को लगभग कितनी की गई, आप लोगों को मैंने बताया था। दूसरा, तेंदुलकर समिति की सिफारिश के अनुसार 2011-12 के वर्ष में शहरी क्षेत्रों को गरीबी रेखा निश्चित करने में कितने रुपए नक्की की गए वो भी ढूंढना रहेगा। वर्ष 2013 में भारत में सबसे कम गरीबी कौन से राज्य में थी वो भी ढूंढना है। 11-12 के अनुसार 30 से 40% गरीबी की श्रेणी निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में आती है, कोष्टक देखोगे तो पता चलेगा। भारत में वर्ष 2014 से 16 की समयावधि में कुपोषित व्यक्तियों का प्रतिशत प्रमाण कितना था और भारत के कितने प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा थी। 5वां और 6ठा MCQ कोर्स से बाहर है, फिर भी एक बार किताब में देख लीजिएगा। उसके बाद आगे का जो दूसरा है गरीबी रेखा अर्थात क्या, सापेक्ष गरीबी का अर्थ, तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए किस प्रकार का खर्च नक्की किया, सापेक्ष गरीबी के मापन के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, गरीबी का आयुरूपी अभिगम, गरीबी का आधुनिक अभिगम, गरीबी रेखा की मर्यादा, भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण कितना था, मतलब जो दूसरा सवाल है वो 2 अंकों का है, तीसरा जो सवाल है वो 3 अंकों का है और जो चौथा सवाल है वो 5 अंकों का है। बड़ा वाला सवाल भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि गरीबी के लिए आर्थिक कारण समझाओ, गरीबी निवारण हेतु और रोजगार निर्धारित कार्यक्रम, गरीबी के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, गरीबी का स्वरूप और गरीबी निवारण हेतु सामाजिक सुरक्षा की योजना। अब इनमें से यदि कोई भी सवाल का जवाब आप लोगों को नहीं मिलता तो जो कोर्स के अंतर्गत जानकारी है उन्हीं मुद्दों को आप लोगों को समावेश करना है। कोर्स आज या कल आप लोगों को ग्रुप में ये चैनल के माध्यम से आप लोगों को 12वीं का कोर्स भेज दिया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे आप लोगों की परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी उलझन, कोई समस्या, कठिनाई तो 9825581539 हर्षद जानी के संपर्क पर आप लोग अपनी क्वेरी कर सकते हो। अंत तक वीडियो को देखने के लिए पुनः एक बार आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।